जरा सोचिए, आप आसमान की ओर देख रहे हैं, सितारे चमक रहे हैं, चांद अपनी रोशनी बिखेर रहा है। आप सोचते हैं, क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जवाब आसमान में नहीं बल्कि आपके अंदर छिपा हो सकता है? हम दिन रात अंतरिक्ष में जीवन ढूंढ रहे हैं, मंगल पर मिशन भेजते हैं, दूरबीनों से दूसरी आकाश गंगाओं को खंगोलते हैं और सैटेलाइट्स के जरिए सिग्नल्स को पकड़ने की कोशिश करते हैं। पर जिस दुनिया की तलाश हम बाहरी ब्रह्मांड में कर रहे हैं, वो हमारे चारों ओर ही मौजूद है। इतनी सूक्ष्म, इतनी महीन कि हम उसे देख भी नहीं सकते। इसे हम माइक्रोकॉस्मोस कहते हैं, सूक्ष्म जीवों की एक अद्भुत और रहस्यमय दुनिया। ये वो दुनिया है जो न सिर्फ हमारी जिंदगी को नियंत्रित करती है, बल्कि संभव है कि उसी ने हमें जन्म भी दिया हो। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि हमारे शरीर में जितनी मानवीय कोशिकाएं हैं, इससे कहीं ज्यादा बैक्टीरिया और वायरस मौजूद हैं। हम जिनकी औकात एक धूल के कण जितनी समझते हैं, हो सकता है वही इस पूरे ग्रह के असली मालिक हो। और यही नहीं, वैज्ञानिकों का मानना है कि हो सकता है कि यह माइक्रोबियल लाइफ धरती पर पैदा नहीं हुई हो, बल्कि ये बाहरी अंतरिक्ष से आई हो, किसी उल्का पिंड, किसी धूमकेतु या किसी ग्रह के टुकड़े के साथ। क्या यह संभव है कि धरती पर जीवन की शुरुआत किसी ब्रह्मांडीय टक्कर से हुई हो? क्या हम सच में धरती के वासी हैं या सिर्फ यहां भेजे गए मेहमान? क्या वायरस और माइक्रोब्स हमारे अस्तित्व की सबसे पहली कड़ी हैं? और अगर ऐसा है, तो क्या हम वाकई अकेले हैं या ब्रह्मांड हर जगह जीवन से भरा हुआ है? बस वो जीवन इतना छोटा है कि हम उसे समझ ही नहीं पा रहे। इस डॉक्यूमेंट्री में हम खोजेंगे उसी अदृश्य दुनिया को जिसने शायद हमारी कहानी लिखी और जिसे समझे बिना हम कभी खुद को नहीं समझ पाएंगे। केएस ज्ञान चैनल प्रस्तुत करते हैं माइक्रोकॉस्मोस, एक अदृश्य ब्रह्मांड जो हमारे अंदर ही बसा हो। अगर आप अभी तक नहीं भूले हैं, तो आपको 2020 में आई महामारी अच्छी तरह याद होगी, जिसमें हमारा मुकाबला एक ऐसे माइक्रोकॉस्मोस की दुनिया के खूनी हत्यारा के साथ था जिसने धरती पर कोहराम मचा रखा था और इसने लाखों लोगों को अपना शिकार बनाया था। सच कहूं तो इस पैंडेमिक ने मेरा पूरा पॉइंट ऑफ व्यू ही बदल कर रख दिया। पहले मैं बस आसमानी दुनिया के बारे में ही सोचता था, पर कोविड ने मुझे उस माइक्रोकॉस्मोस की याद दिलाई जो हमारे आसपास मौजूद है। शायद हम उस माइक्रोकॉस्मोस को इसलिए भी नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि वो हमें हमारे नग्न आंखों से दिखाई नहीं देती है और हम अपने जीवन में इसके महत्व को भी नहीं जानते हैं। पर किसी भी जीव का छोटा होना उसका महत्व कम नहीं करता है, बल्कि उसका महत्व और बढ़ा देता है। और माइक्रोकॉस्मोस के केस में ये बात 100% सही है। और उन महत्वों में से कुछ हम इंसानों के लिए फायदेमंद तो होते हैं, पर कुछ बेहद विनाशकारी भी होते हैं, जिसमें इंसान उनकी चपेट में आकर भयंकर बीमारियों का शिकार हो जाता है। मानव जाति का इन माइक्रोकॉस्मोस के साथ चल रही तकरार काफी पुरानी है। प्राचीन काल में ऐसे कई बैक्टीरिया और वायरसेस हुए हैं जिसने मानव जाति को बुरी तरह प्रभावित किया है और आज 2025 आने के बाद भी यह सिलसिला जारी है। साल 1918 में H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस ने स्पेनिश फ्लू बीमारी फैलाकर 50 से 100 मिलियन लोगों की जान ली। साल 1968 में हांगकांग फ्लू ने तकरीबन 1 मिलियन लोगों की जान ले ली। साल 1981 से अब तक HIV वायरस 40 मिलियन लोगों की जानें ले चुका है
और हाल ही में आया कोरोना वायरस जिसने पूरी दुनिया में 70 लाख लोगों की जान ली। और इसलिए ये सारे पैंडेमिक और डिजास्टर ने हमें इस माइक्रो यूनिवर्स की छानबीन और इसका अध्ययन करने पर मजबूर कर दिया। हम जितना सोचते हैं माइक्रो कॉस्मोस उससे कई कदम आगे की दुनिया है और इनमें मौजूद करोड़ों माइक्रो ऑर्गेनिज्म जहां हमें बीमार करते हैं, वहीं करोड़ों ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो हमारी मदद करते हैं और हमारे मानव शरीर के अंदर मौजूद होते हैं। माइक्रोकॉस्मोस हमारे शरीर के लिए उतना ही जरूरी है जितना कि हवा, पानी और सूरज। और आपको जान के हैरानी होगी, हम जिस हवा में सांस लेते हैं, जिस पानी को पीते हैं और जिस भोजन को ग्रहण करते हैं, उस सभी के अंदर यह माइक्रोकॉस्मोस मौजूद होता है। यह आसमान के ऊंचाई से लेकर समंदर की गहराई हर जगह मौजूद है। और वैज्ञानिकों की माने तो अर्थ के हर क्यूबिक फीट वॉल्यूम के अंदर लाखों की मात्रा में माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं। यहाँ तक कि इस पूरे ब्रह्मांड में जितने तारे हैं, उससे भी ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म धरती पर मौजूद हैं। हमारे मानव शरीर में कोशिकाओं से ज्यादा वो माइक्रोकॉस्मोस ही हैं। ये सोचने वाली बात है कि हमारे मानव शरीर में भी यह दुनिया इतनी विशाल है, यानी कि हम इंसान नहीं बल्कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बने एक रोबोट हैं जिनके बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। और इसमें अगर सिर्फ वायरसेस की बात करें तो ऐसे तो ये मोटाई में हमारे सिर के बालों से 100 गुना कम है, पर अगर धरती पर मौजूद सभी वायरसेस को जोड़ दिया जाए तो यह श्रृंखला धरती से 10 करोड़ लाइट ईयर दूर तक एक रेखा बना लेगी, जो हमारी पड़ोसी देवयानी आकाशगंगा से 40 गुना अधिक है। अब आप ही बताइए, क्या आप अब भी पृथ्वी को बस अपना प्लेनेट कहेंगे? बेशक हम इस प्लेनेट पर रहते हैं, पर संख्या में माइक्रोकॉस्मोस इनसे इतने ज्यादा हैं कि शायद ये प्लेनेट उनका कहना ही सही होगा। और सच्चाई ये भी है कि हमारा शरीर भी कहीं ना कहीं उनका ही कर्जदार है, क्योंकि हमारा शरीर अपने अंदर 3008 खरब वायरसेस संजोए बैठा है और इसके साथ साथ इसके अंदर 390 खरब बैक्टीरिया सेल भी हैं। बैक्टीरिया का काम हमारे शरीर में खाना को पचाने के साथ साथ विटामिन का उत्पादन भी होता है, और तो और यह हमारे मूड्स को भी प्रभावित करने की ताकत रखता है। यानी कि अगर कहीं आपका मूड खराब हो रहा है तो हो सकता है कि इसके पीछे का कोई कारण बैक्टीरिया सेल हो। पर अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर बैक्टीरिया होते कैसे हैं? विज्ञान की भाषा में कहें तो बैक्टीरिया एक कोशिकीय जीव होते हैं जिनके चारों ओर एक दीवार बनी होती है। इसके साथ साथ बैक्टीरिया अपने अंदर एक न्यूक्लियस सजोए रहता है जिसमें आरएनए और डीएनए मौजूद होता है। और बैक्टीरिया की खास बात यह होती है कि ये घूमते घूमते खुद को रेप्लिकेट कर सकते हैं। पर वहीं वायरस एक बिल्कुल अलग कैंडिडेट है। हम ऐसा इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि इस ब्रह्मांड में हमने बहुत सारी आश्चर्यजनक चीजें देखी, पर उनमें से वायरसेस बिल्कुल अलग हैं। कहने का मतलब यह है कि आखिर ये नग्न से दिखने वाले वायरस इतनी विशाल दुनिया पर इतना प्रभाव कैसे डाल सकते हैं? अगर बैक्टीरिया की बात करें तो ये क्लास में मौजूद एक साइलेंट और गुड किड्स जैसे होते हैं जो साधारणतः नॉर्मल ही बर्ताव करते हैं, पर वायरस के केस में ऐसा नहीं है। दरअसल वायरस के केस में यह तक कह पाना कि यह जिंदा है या मृत बेहद मुश्किल है, क्योंकि वायरस लाइफ की डेफिनेशन पर फिट ही नहीं बैठती है। नासा के अकॉर्डिंग लाइफ का मतलब है एक ऐसा स्वचालित रसायन तंत्र जो डॉर्नियन सिस्टम को फॉलो कर सकता है, अर्थात ऐसे प्राणी जो भोजन करते हैं, फिर भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और फिर प्रजनन करते हैं। वायरस के लिए सब चीजें पॉसिबल नहीं है और वो हर काम के लिए एक शिकार ढूंढते हैं जिसे विज्ञान की भाषा में होस्ट सेल कहा जाता है, जिसे इन्फेक्ट कर वो तेजी से अपनी संख्या बढ़ाते हैं। वायरस जब होस्ट बॉडी में प्रवेश करते हैं तो उनका सबसे पहला निशान होस्ट सेल होते हैं, जिन पर वो हमला कर उस पर अपना अधिकार जमा लेते हैं। उनकी जिंदगी का मकसद ही यही होता है।
दूसरे सेल पर हमला कर उस पर कब्जा जमाना, और फिर कब्जा होते ही वो सेल के अंदर से कुछ इस कदर फटकर बाहर आते हैं मानो किसी स्पेस साईफाई मूवी में अचानक से एलियन कूदकर बाहर आ गया हो। यह बिल्कुल एक हॉरर फिल्म जैसा होता है जिसमें वायरस एक खूनी एलियंस की तरह सेल की हत्या करता है, पर इस पे यह बात पता नहीं लगाया जा सकता ये जिंदा है या नहीं। पर क्या वायरस हमें एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल यानी कि दूसरे ग्रहों पर मौजूद जीवन का पता बता सकते हैं? क्योंकि अगर हमें किसी ग्रह पर वायरसेस के निशान मिलते हैं तो निश्चित ही वहां उनका होस्ट भी मौजूद होगा, जो कि एक सेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा। यह कहना फिलहाल तो मुश्किल है, हाँ, पर एक नए अध्ययन में जरूर पता लगा है कि शायद धरती पर यह माइक्रोबियल लाइफ किसी बाहरी दुनिया से आई थी। इसमें काफी सारी संभावनाएं हो सकती हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि हो सकता है कि यह किसी एस्टेरॉयड पर मौजूद हो और उस एस्टेरॉयड की धरती के साथ टक्कर हुई हो और वो यहां पर आ गए हों, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ग्रह के टक्कर से ये यहां पर आए हों। सुनने में आपको यह बात थोड़ी अजीब प्रतीत हो रही होगी, पर वैज्ञानिकों को धरती पर मार्स के अवशेष मिले हैं और शायद उन्हीं से यहां जीवन की शुरुआत भी हुई थी। इस थ्योरी को पूरी तरह से नकारना सही नहीं होगा, क्योंकि हम सब इस बात में पहले ही वाकिफ हैं कि ऐसी टक्कर प्राचीन काल में होनी आम बात थी। हो सकता है कि मार्स से उस वक्त पर कोई एस्टेरॉयड काफी जोर से टकराया होगा और मार्स के टुकड़े धरती पर आ गए होंगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि मार्स और धरती की कभी आपस में टक्कर हुई हो। यानी कि अगर हम उस टाइम पीरियड के बारे में जान लें जब हमारे सौर मंडल में ऐसी उथल पुथल मौजूद थी, तो हम इस बारे में अच्छी जानकारी हासिल कर सकते हैं। पर इसके लिए हमें हमारे सौर मंडल के इतिहास में 4.5 अरब साल पहले जाना होगा। आज से 4.5 अरब साल पहले, जब हमारे सौर मंडल में पूर्ण हलचल थी, सारे ग्रह आपस में टकरा रहे थे और एक विशाल ग्रह का निर्माण कर रहे थे, और इसी वक्त पर मार्स, जो कि काफी यंग प्लेनेट था और जहां प्राइमिटिव लाइफ की शायद शुरुआत भी हो चुकी थी, वो एक भयंकर टक्कर का शिकार हो गया। एक बड़ा और विशाल स्पेस रॉक मार्स से टकरा गया, जिसे वर्तमान में वैज्ञानिक बोरेलिस इम्पैक्ट का नाम देते हैं। तो बोरियलिस इम्पैक्ट ने अरबों खरबों की मात्रा में मार्स के डेब्रिस को स्पेस में उछाल दिया, और यही कारण है कि इन टुकड़ों के साथ मार्स पर मौजूद उन माइक्रोब्स में स्पेस में विचरण करने का मौका मिल गया। पर यहाँ आपके मन में भी यह सवाल आ रहा होगा कि क्या इस स्पेस ट्रैवल में क्या वो जीवित बच पाए? इसी प्रश्न का जवाब ढूंढने के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर मौजूद साइंटिस्ट ने माइक्रोब जिसे स्पेस में सर्वाइवल चैलेंजेस के लिए रेडी किया। और आपको जान के हैरानी होगी, आउटर स्पेस में रहने के बाद भी उनमें से कई माइक्रोब्स 1 साल तक जीवित रहने में सक्सेसफुल हो पाए। इस मिशन ने हमारे मार्स वाले थ्योरी को और भी मजबूती दी कि लाइफ वाकई में आउटर स्पेस में सरवाइव कर सकती है, और यह एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पर ट्रांसफर भी हो सकती है। यानी कि हो सकता है कि हम धरती पर जन्मे ही ना हो, हमारा असली घर मार्स हो और वहां से लाइफ यहां ट्रांसफर हुई हो। नवंबर 2019 में इंटरनेशनल रिसर्च टीम को धरती पर क्रैश हुए एक मेट्रॉइड्स में एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मिला, जो और कुछ नहीं राइबोज था। दरअसल राइबोज वो शुगर मॉलिक्यूल्स हैं जो अर्थ पर हर प्रकार के जीवन में पाया जाता है। राइबोज की मदद से ही आरएनए का निर्माण होता है और इसे लाइफ के शुरुआत के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स भी माना जाता है। यानी कि अगर वैज्ञानिक इन राइबोज के बारे में और उनकी उत्पत्ति के बारे में और पता लगा लें, तो वो ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर माइक्रोबियल लाइफ की धरती पर शुरुआत कैसे हुई थी, ये कहां से आए थे और कैसे समय के साथ इनमें इवोल्यूशन हुआ। कुछ समय पहले रोसेटा मिशन के दौरान कॉमेट 67P पर फास्फोरस का मिलना भी माइक्रोबियल लाइफ की उत्पत्ति को समझने में काफी अहम था। यह एक बेहद बड़ी खोज थी। कॉमेट 67P का निर्माण सौर मंडल के निर्माण के वक्त पर ही हुआ था और उसके बाद से उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ।
हमारे लिए वो किसी टाइम कैप्सूल से कम नहीं था। दरअसल अपने निर्माण के वक्त से ही ये कॉमेट्स डीप फ्रीज में ही हैं और इस पर मौजूद फास्फोरस को स्टडी कर हमें ये पता लगा कि जब धरती का निर्माण हो रहा था तब धरती पर जीवन निर्माण के लिए क्या क्या विकल्प मौजूद थे। और आपको जान के हैरानी होगी, लाइफ के फॉर्मेशन के वक्त पर धरती के आसपास वो सारे केमिकल्स मौजूद थे जिसके इस्तेमाल से धरती का निर्माण हुआ। हमने निष्कर्ष निकाला कि धरती पर जिस माइक्रोबियल लाइफ की उत्पत्ति हुई वो बस संयोग नहीं थी, बल्कि इसका होना निश्चित था। और आज भी ऐसे माइक्रोबियल लाइफ हमारे सौर मंडल में कई जगहों पर मौजूद हैं, हम बस उसे तलाश नहीं पा रहे हैं। सौर मंडल में मौजूद इन बिल्डिंग ब्लॉक्स के होने का सबूत हमें साल 2017 में ही मिल गया था, जब ओमुमुआ नाम का एक अनजान स्पेस रॉक हमारे सौर मंडल में पकड़ा गया। ओमुमुआ की खास बात यह है कि ये शायद हमारे सौर मंडल की ही नहीं, इसकी ट्रैजेक्टरी बताती है कि ये शायद डीप स्पेस का इंटरस्टेलर स्पेस से यहाँ आई हो। और इससे भी अजीब बात यह है कि इसकी सतह लाल है, यानी कि हो न हो ये अपने सतह के अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल सजोए इंटरस्टेलर स्पेस की यात्रा कर रहा था। वैज्ञानिकों की माने तो ये शायद इंटरस्टेलर ट्रांसपोर्टर थे जो एक स्टार से दूसरे स्टार तक ऑर्गेनिक मटेरियल्स की ट्रांसपोर्टेशन करते हों, क्योंकि ये ऑर्गेनिक मटेरियल्स ही हैं जिन्हें लाइफ का बिल्डिंग ब्लॉक्स माना जाता है। तो हो सकता है कि यह यूनिवर्स का कोई नियम ही हो जिसमें वो इन स्पेस रॉक्स या एस्टेरॉइड्स या मेटेरॉइड्स के माध्यम से ऑर्गेनिक मटेरियल्स किसी प्लैनेट तक पहुंचाते हों, जिससे माइक्रोकॉस्मोस का निर्माण हुआ हो। और नई रिसर्च तो इस बात का भी दावा करती है कि ऐसी टक्कर किसी ग्रह पर जीवन की शुरुआत कर सकती है। तो क्या धरती पर ऐसी किसी टक्कर ने ही माइक्रोकॉस्मोस के निर्माण का कारण बनी थी, या फिर इसके पीछे का कारण कुछ और ही था? आखिर माइक्रोकॉस्मोस के पीछे की असली कहानी क्या है और आज तक वैज्ञानिक इसे सुलझा क्यों नहीं सके? जानने की कोशिश करेंगे इस डॉक्यूमेंट्री के अगले अध्याय में।